डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट लिखा जाता है। ऐसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसको वाक्य में कहाँ रखा जाता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर, अर्थात ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने मैंने अपनी बहन को कल पीटा था। जैसे वाक्य ये है आपके सामने, यहाँ पीटने का कार्य हो रहा है, ये वर्ब है। किसके बारे में बोला गया है? मेरे बारे में बोला गया है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्रिया किस पर हो रही है? बहन पे हो रही है। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जिस पर कार्य किया जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जो एक्शन द्वारा अफेक्टेड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक और लिखना है, जैसे कल मेरे अध्यापक ने मुझे डांटा था। यहां डांटना क्रिया है, ये आपका वर्ब है। किसके बारे में बोला जा रहा है? मेरे अध्यापक के बारे में बोला जा रहा है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और यह क्रिया किस पर हो रही है? मुझ पर हो रही है। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात ऑब्जेक्ट हम उसको कहेंगे जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता हो, जिस पर कार्य का एक्शन का इफेक्ट पड़ता हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल और देखें, जैसे मैंने अपने मित्र को एक किताब दिया। यहां देना आपका क्रिया है। सब्जेक्ट में किसके बारे में बोला गया है? मेरे बारे में बोला गया है। ये आपका सब्जेक्ट है। क्रिया किस पर हुई? पहले उसने किताब को उठाया, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट ने मित्र को, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। यहां ऑब्जेक्ट दो आ गए। अर्थात काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कार्य का प्रथम प्रभाव पड़ता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कार्य का पहला प्रभाव जिस पर पड़ता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहां देखें, मैंने अपने मित्र को एक किताब दिया। देने का कार्य हुआ, पहले उसने क्या किया? पहले उसने किताब को उठाया, अर्थात ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रथम कार्य इस पर हुआ और उसके बाद फिर आपका किताब फिर अपने वो मित्र को दिया। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्रिया आपकी बाद में होती है। जैसे एक एग्जांपल और देखें, मेरे पिता ने मुझे 10 रुपए दिया। यहां देने का कार्य हुआ,
पहले उसने पैसे को निकाला, प्रथम कार्य इस पर हुआ, ये आपका जिस पर फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बाद में पैसा मुझे दिया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मेरे पिताजी ये क्या हो गए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से जिस पर कार्य का प्रथम प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस पर बाद में पड़ता हो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे उसने मुझे एक बच्चा दिया, ध्यान दें, उसने मुझे एक बच्चा दिया, यहां देना क्रिया हो गया। पहले उसने क्या किया, बच्चे को उठाया, पहली क्रिया इसकी इस पर किया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और बाद में उसने क्रिया इस पर किया, ये क्रिया बाद में होती है, अर्थात ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो निर्जीव होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो सजीव होता है, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों ही सजीव हैं, बच्चा और मुझे दोनों ही सजीव हैं। और एक एग्जांपल हम दोनों ही निर्जीव का दे दें, जैसे मेरे पिता ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपए दिए। यहां देना कार्य हो गया, पहला उसने पैसे को निकाला, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और बाद में उसने वही पैसा लेके प्रधानमंत्री राहत कोष को, यहां आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी निर्जीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी निर्जीव है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ सजीव निर्जीव से हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए ये जानना चाहिए कि जो जिस पर कार्य का प्रथम प्रभाव पड़े वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर बाद में पड़े वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम वाक्य में कहाँ करते हैं। तो इसको देखें, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, मोहन स्कोल्डेड मी स्टडी। यहां पे मोहन आपका सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड वर्ब है, एक्शन मी पे हो रहा है, मी ऑब्जेक्ट है। रवि abused me स्टडी। रवि सब्जेक्ट है, abused वर्ब है, एक्शन मी पे हो रहा है, मी ऑब्जेक्ट है। और ये ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इस क्रिया के पूर्ण होने के लिए, इस क्रिया के घटित होने के लिए ऑब्जेक्ट की अनिवार्यता होती है, आवश्यकता होती है। तो ऐसी क्रिया जिनके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके पूर्ण होने के लिए, जिसके कंप्लीट होने के लिए हमें दूसरे नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, उस क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ वाक्य में आते हैं तो उनको हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। When DO and IO
कम टुगेदर इन ए सेंटेंस, जब डीओ और आईओ एक साथ वाक्य में आते हों तो इनको कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए इनके दो मेथड होते हैं। पहला होता है कि पहले हम आईओ लिखते हैं, उसके बाद डीओ लिखते हैं। एक मेथड तो आपका ये है, आईओ के बाद डीओ होता है। और दूसरा मेथड इसका होता है कि डीओ के बाद टू या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और प्लस आईओ का प्रयोग करते हैं। जहां को का अर्थ आता है वहां पे टू का प्रयोग करते हैं, जहां पे लिए का अर्थ आता है वहां पे फार का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे किताब दिया। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां देखें आईओ प्लस डीओ फर्स्ट मेथड के अनुसार हुआ है। अगर बीच में कोई शब्द टू या फार लग जाए तो ये गलत हो जाएगा, एरर्स हो जाएगा। इसी को हम ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं, he gave a book to me। यहां पे देखें ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बीच में प्रीपोजिशन टू आया हुआ है, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मी। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फार प्रीपोजिशन लगाया जाता है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट का टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम इस पे देखेंगे कि इस पे एरर्स कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन में ऐसे देते कि आई मैरिड टू हर इन 1991। यहां देखें मैरिड वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है टू, जो कि राउंड, क्योंकि इस क्रिया के लिए इसकी आवश्यकता है। और यही कारण है कि इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। He taught to me English। उसने मुझको अंग्रेजी पढ़ाया। यहां देखें टॉट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन लगा हुआ है, गलत है, टू को नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, I gave him 10 रुपीज। मैंने उसको 10 रुपए दिया। ध्यान दें यहां पे हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 10 रुपीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। यहां पे टू लगा हुआ है, गलत, इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, माय फादर गेव ए बुक मी स्टडी। यहां देखें ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पे एरर्स है क्योंकि यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन को लगाना होगा। मेरे पिता ने मुझको कल एक किताब दिया, यहां को का सेंस है इसलिए यहां टू लगेगा, तब ये वाक्य सही होगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट से संबंधित भी एरर्स बनाए जा सकते हैं, या ये कंप्लीट द सेंटेंस में भी आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह टॉपिक आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम कंप्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि कंप्लीमेंट क्या होता है।
कंप्लीमेंट, इसको कहते हैं पूरक शब्द। क्या कहते हैं? पूरक शब्द। अर्थात जो वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करता है उसे कंप्लीमेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम, मैं हूं, वाक्य कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर लिख दिया जाए आई एम इल, मैं बीमार हूं, इल यहां कंप्लीमेंट हो गया, एम वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। ऐसे लिखा है ही इज, वह है, ये कंप्लीट नहीं है। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये टीचर कंप्लीमेंट है। पीपल चूज मी देयर लीडर, लोगों ने मुझको अपना नेता चुन लिया। यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट है, चूज वर्ब है, ये क्रिया मी पर हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये उसका क्या हो गया? ये कंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि जब चुनाव इस पर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये उसका पद मिल जाएगा। यह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिया जिस पर होती है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात यहाँ सिर्फ मी ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। गलत करना होगा तो ऐसे कर सकता है, जैसे गॉड मेड मी टू पोएट, ईश्वर ने मुझे कवि बना दिया। अब यहां देखें, गॉड सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी एक्शन इस पर हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पोएट ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वाक्य को सिर्फ कंप्लीट कर रहा है, अर्थात ये कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात यहां से टू हटा देंगे। और कंप्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीमेंट पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर क्रिया की जाती है, उसके बाद ही कंप्लीमेंट आता है। इस तरह से कंप्लीमेंट का टॉपिक भी समाप्त हो गया, और उससे राइज होने वाले क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया आपको कि एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को काफी लाभ होगा एरर्स को डिटेक्ट करने में। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि बिना टेंस को जाने ही हम टेंस से संबंधित एरर्स को जान जाएंगे। देखिए कैसे इसको जानते हैं, इसके बारे में पढ़ें। पहले हम इसमें वर्ब के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इसके जो फॉर्म्स होते हैं उसी से हम उसके एरर्स को ढूंढ लेंगे कि एरर्स कहाँ है वाक्य में, उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ये जानना होगा कि वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड फॉर्म क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म क्या करते हैं, और आईएनजी फॉर्म क्या करते हैं। जैसा कि आप देखें, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ये हैबिट को शो करता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैबिट, यदि वाक्य से आपको लगता है कि आदत का भाव आ रहा है तो वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। वहां पे ना तो सेकंड फॉर्म लग सकता है, ना तो थर्ड लगेगा, ना तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वहां हर हाल में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे माय ब्रदर, यहां पर भरना है, यहां पे क्रिकेट है डेली। सपोज करिए वाक्य आपके सामने है, मेरा भाई, और यहाँ पे प्ले भरना है, प्ले का फॉर्म भरना है। अब प्ले का कौन सा फॉर्म भरेंगे? फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, सेकंड भरेंगे, थर्ड भरेंगे, आईएनजी फॉर्म भरेंगे। इसको देखें, मेरा भाई प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, मतलब खेलने का कार्य हो रहा है, अर्थात प्रतिदिन जो कार्य हो, आदत उसी कहते हैं। ऐसी घटनाएं जो पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो, और फ्यूचर में भी होने की संभावना हो, जो प्रतिदिन काम होता हो, जो हमेशा काम होता हो, उसको हम आदत कहते हैं। यहाँ पे खेलने का जो कार्य है इससे पहले भी हो रहा है,
इस समय भी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना है। इसीलिए ये हैबिट के सेंस को स्पष्ट कर रहा है, अर्थात यहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो फर्स्ट फॉर्म आपका प्ले है। फर्स्ट फॉर्म के दो मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल होता है। जो जिस फॉर्म में वर्ब की उत्पत्ति होती है वो प्लूरल होता है, इसमें यस या यस जोड़ के इसको सिंगुलर लाते हैं। और सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के अनुसार इसमें हम यस या यस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात क्योंकि माय ब्रदर आपका सिंगुलर है और यहाँ पे इस वर्ब को भी सिंगुलर यूज करना होगा। तो इस तरह से प्लेज आपका सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट इवेंट को शो करता है। अगर पास्ट में कोई भी घटना घटित हो गई है तो उसके बारे में ये बताता है। कहीं भी अगर कोई भी घटना पास्ट में घटित हुई हो तो वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे ही, यहां पे सपोज करिए भरना हो मी स्टोडे, और यहाँ पे स्कोल्ड का फॉर्म भरना हो, तो जब यहाँ पास्ट टाइम हो गया अर्थात पास्ट टाइम में डांटने की घटना घटित हो गई, अर्थात यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्कोल्डेड होता है। नेक्स्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये परफेक्टनेस ऑफ एक्शन को शो करता है। परफेक्टनेस ऑफ एक्शन, कार्य की पूर्णता, कार्य की पूर्णता, कार्य का घटित होना, कार्य का पूर्ण हो जाना। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी वाक्य में अकेले यूज नहीं होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य आता है। अब हैव का फॉर्म या तो हैव हो सकता है या तो हैज होगा या इसका सेकंड फॉर्म हैड होगा, थर्ड फॉर्म ही हैड होता है और आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। कहीं भी वाक्य में यदि आप थर्ड फॉर्म देखें तो उससे पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगा रहता है, या हैव का कोई फॉर्म है और उसके बाद वर्ब अगर आ रहा हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है, वह दूसरे किसी फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस ऑफ एक्शन को शो करता है। जहां इस तरह का भाव हो वहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव के किसी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आईएनजी फॉर्म के प्रयोग के बारे में देखते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करता है। कार्य का जारी होना, कार्य का चलते रहना, कार्य का जारी होना, इस तरह का अगर भाव है, प्रोग्रेसिव होना, अगर इस तरह का सेंस है तो हम आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन आईएनजी फॉर्म का वर्ब भी वाक्य में अकेले नहीं आता, इससे पहले बी वर्ब का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगा होता है। आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म आते हैं। अब बी वर्ब का फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जाने। फर्स्ट फॉर्म में बी भी होता है या इजेमार होता है, सेकंड फॉर्म वाजवर होता है और थर्ड फॉर्म के रूप में बीन लगाते हैं और आईएनजी फॉर्म इसका बीइंग होता है। इस तरह से कभी भी वाक्य में अगर आईएनजी फॉर्म आप देखिए तो उससे पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगा होगा, या तो बी लिखा रहता है या तो इजेमार लिखा रहता है या तो वाजवर होगा या तो वर्ब का बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा। लेकिन बीन नहीं होगा क्योंकि एक ही फॉर्म के दो वर्ब एक साथ यूज नहीं करते, क्योंकि एक ही समय में एक ही वर्ब से दो भाग एक साथ सेंस शो नहीं हो पाएंगे। इस तरह से आप जैसे देखें एक एग्जांपल, लुक, he
कम्स हियर। यहां पे क्या एरर्स है, देखो वह यहां आता है। जब यहां कह दिए हु ही कम्स हियर, देखो वह यहां आ रहा है, तो यहां पे चूंकि एक्शन कंटिन्यू है इसीलिए यहां पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां पे कमिंग लिखेंगे और आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे। तो बी वर्ब के कौन से फॉर्म आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, अर्थात ही इज कमिंग हियर। एक एग्जांपल और देखें, स्टॉप क्राइंग, चिल्लाना बंद करो। आई लिसन टू द न्यूज, चिल्लाना बंद करो, मैं समाचार सुनता हूं। यहां पे देखें, इसका मतलब चिल्लाना बंद करो कार्य प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, जबकि यहां फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है और यहां हैबिट का भाव नहीं है। यहां प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंटिन्यू है इसलिए कंटिन्यूटी के भाव को शो करता है, इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा लिसनिंग। और इससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे तो आई के साथ एम लगता है। इस तरह से आपके ये 3 फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया। फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है और वाक्य में अकेले यूज होता है। सेकंड फॉर्म पास्ट इवेंट को शो करता है और थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस ऑफ एक्शन को शो करता है और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करता है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से हम वाक्य में एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब एक्सरसाइज हम इसके बाद अब देंगे और उसमें आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से बिना टेंस की मदद से हम कैसे उसको एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर escaped from a prison camp in Kenya during the war। यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब कहाँ है, देखिए escapes, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है, जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर दे दिया, पिछले वर्ष। और हैबिट किसको कहते हैं कि वह एक्शन जो पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में भी होने की संभावना हो, वह हैबिट में आती है। यहाँ पे क्योंकि ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, यहाँ पे दे भी दिया और यहाँ लास्ट ईयर दे दिया, इसलिए शो हो गया कि पास्ट में घटना घटित हुआ है और पास्ट में कोई घटना घटित होता है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्योंकि यह हैबिट में नहीं है इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म एस्केप्ड यूज करेंगे, ESCAPED, एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज ए चाइल्ड आई ऑलवेज वांट टू हैव ए बाइसिकल ऑफ माय ओन। कह रहा है कि एज ए चाइल्ड मतलब जब मैं बच्चा था या बच्चे के रूप में, आई ऑलवेज मैं हमेशा चाहता था कि मेरी अपनी साइकिल हो। ये भी इस लाइन से क्लियर हो गया कि ये पास्ट की घटना है, जबकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है। जब पास्ट में घटना घटित हुआ तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म नहीं लग सकता, इसका सेकंड फॉर्म, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड होगा। पास्ट में कोई भी घटना घटित हुआ हो तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, लास्ट सैटरडे आई हैव मेट माय फ्रेंड एक्सीडेंटली। यहां पे हैव मेट आया हुआ है, अर्थात ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग किया गया है। ये फर्स्ट फॉर्म यहां पे यूज है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, आई हैव मेट माय फ्रेंड एक्सीडेंटली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान समय तक की घटना के बारे में बताता है, पास्ट की ऐसी घटना जो वर्तमान को टच कर रही है, जबकि ये पिछले सैटरडे की बात कर रहा है। पास्ट टाइम अगर दिया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होगा,
अर्थात यहाँ पे हैव मेट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे ओनली वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। कभी भी बात में पास्ट टाइम आया है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, अर्थात यहाँ पे हैव को हटा देंगे, मेट का सेकंड फॉर्म मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। यहां देखें, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं। सुबह से लेकर इतनी प्रेजेंट टाइम तक की स्थिति को बताना है, ऐसी घटना जो वर्तमान तक की स्थिति को बताना है, वर्तमान से ठीक पहले तक की बात बतानी है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, अर्थात वहां पे परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का सेंस लाना होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले हैव के फॉर्म आते हैं, तो एट का थर्ड फॉर्म होगा ईटेन, और इससे पहले आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहां पे होगा आई हैव ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5, A philanderer is one who is loving various women without an intention to marry them. A philanderer is one who is loving various women. एक फिलेंडर वह व्यक्ति होता है जो वेरियस बहुत सारी औरतों से प्रेम कर रहा होता है। तो यहाँ पे हैबिट की बात कर रहा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे इस समय कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन के भाव को शो नहीं करना है, ये चूंकि उसकी आदत है, जिसकी आदत होगी उसको हम फिलेंडर कहेंगे, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लव्स होगा, ए फिलेंडर इज वन हु लव्स वेरियस वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन टू मैरी देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस लाइज इन द फैक्ट। उसके सफलता का रहस्य इस तथ्य पे आधारित है, नहीं था कि ही इज रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, वो अवसर को पहचान रहा है, मतलब वर्तमान समय में ही आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन यहां से हो रहा है। तो एक दिन के उसके इस कार्य की वजह से थोड़ी उसकी सफलता का रहस्य है, बल्कि यह उसकी हैबिट है, ये उसकी आदत है, और हैबिट के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, और जैसे ही आईएनजी हटाएंगे बी के भी फॉर्म हट जाएंगे, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा रिकॉग्नाइज, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, whenever you are going to market do get some fruits for me। जब कभी आप बाजार जा रहे हो मेरे लिए फल जरूर लाना। यहां देखें ये हैबिट की बात है कि जब कभी आप जाएं, तो जब हैबिट का सेंस आ रहा हो तो यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए आप यहां से आईएनजी हटा देंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा, यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यू गो टू मार्केट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शी यूज्ड टू टॉक टू हिम a lot before she goes to bed at night। वो बिस्तर पे रात में जाने से पूर्व बहुत से बातें करती है। चूंकि फर्स्ट फॉर्म स्वतः हैबिट को शो करता है, इसलिए यहाँ पे यूजेस टू के लगाने का प्रयोग, यूजेस टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यूज टू का प्रयोग केवल पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, यूजेस टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही हैबिट को शो करेगा, अर्थात सी सिंगुलर में है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे होगा टॉक्स, सी टॉक्स टू हिम a lot। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव मेट माय फ्रेंड ओनली a few hours ago। मैं कुछ घंटे पहले अपने मित्र से मिला हूं। यहां देखें एगो आया हुआ है, अर्थात पास्ट, ये पास्ट इवेंट को शो करता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग नहीं किया सकता, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई यूज्ड टू लाइक इट। मैं इसे पसंद किया करता था, बट नाउ, यहाँ नाउ है, बट नाउ आई एम नॉट एंजॉयड। लेकिन अब मैं इसका आनंद नहीं ले रहा हूं। अब मैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी का सेंस है, ये हैबिट का सेंस नहीं है। वैसे भी इजे मार के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा भी कहा सकता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग कर दे तभी सही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे चूंकि नाउ आ गया है और ये प्रेजेंट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी के भाव को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम
आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे एंजॉयिंग लिखा जाएगा, एंजॉयिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके पिता के बारे में सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा जीवन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पे ये इनकी हैबिट है, और हैबिट में कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो जब यहाँ से टेकिंग को हटाएंगे तो यहाँ से इजेमार भी हट जाएगा, और हैबिट के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थात यहाँ पे टेक होगा। क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही है और ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे टेक्स का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं, I go to the office only twice a week these days because these days I have got to supervise the ongoing construction work। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, I go to the office only twice a week these days, यहाँ पे these days लगा हुआ है। these days इन दिनों मैं एक सप्ताह में केवल 2 बार ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि इन दिनों मुझे चलने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क को सुपरवाइज करना पड़ता है। यहाँ पे चूंकि कार्य दिस डेज इन दोनों में हो रहा है, इसलिए हैबिट में नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में होता है। क्योंकि इसका मतलब है कि पास्ट में एक्शन नहीं हो रहा था। हैबिट उसको कहते हैं जो पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में भी होने की संभावना हो। इसलिए टेम्पररी पीरियड में जो एक्शन होता है वह कॉन्टिन्यूटी के भाव को शो करता है। इसलिए यहाँ पे हैबिट न होने की वजह से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात गोइंग होगा, और यहाँ पे इससे पहले बी का फॉर्म आएगा, अर्थात आई के साथ इन करता है। आई एम गोइंग टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस ए वीक दिस डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, माय मदर गोज आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो इफ शी रियली वांट्स टू गेट वेल सून। हमें वर्ब को देखना होगा कि वर्ब कहां लगा हुआ है। यहां पे देखें गो जाओ, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैबिट के भाव को शो कर रहा है। देखें क्या वाक्य के अकॉर्डिंग हैबिट के सेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। माय मदर गोज आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मेरी मां प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती है क्योंकि डॉक्टर ने उसको ऐसा करने के लिए सलाह दिया यदि वह अच्छा होना चाहती हो। तो डॉक्टर की सलाह देने के बाद वह टहलने का काम उसने शुरू किया। इसका मतलब है कि वह प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन हो रहा है, ये पास्ट में घटना नहीं घटित हो रही थी। और हैबिट उसको कहते हैं जो इससे पहले भी हुआ हो, इस समय भी हो रहा हो और आगे भी होने की संभावना हो, उसको हैबिट कहते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे गोइंग लगेगा और इससे पहले बी के फॉर्म लगेंगे, अर्थात माय मदर इज गोइंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा देर से आते हैं। एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर, और अब मैं इसको और अधिक सहन करने वाला नहीं हूं। इट मींस यहाँ पे ये हैबिट नहीं है, उसकी हैबिट रहती तो फिर इसको सहन करने की ना सहन करने की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे इस समय ये एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात थोड़े समय में ये काम हो, कुछ ही समय से ये काम हो रहा हो, देर से आ रहा है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ एक्शन के भाव को शो करता है, अर्थात यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा कमिंग, और इससे पहले बी के फॉर्म आएंगे, अर्थात यहाँ पे यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, nowadays filmmakers do not make that kind of movies which they made earlier। आजकल फिल्म मेकर्स उस प्रकार की मूवी नहीं बनाते हैं जो पहले वे लोग बनाते थे। इसका मतलब आजकल का ये काम है, इन दिनों ये काम हो रहा है। तो टेम्पररी टाइम में अगर कोई एक्शन होता हो, पार्ट टाइम में कोई एक्शन हो रहा हो, तो वो कंटिन्यूटी में आता है, वह हैबिट में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो मेक का आईएनजी फॉर्म होगा मेकिंग, और जब आईएनजी होगा तो उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे, यहाँ से डू हटा देंगे, अर्थात फिल्ममेकर्स प्लूरल में है,
इसलिए आर का प्रयोग किया जाएगा। नाउअडेज फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ मूवीज विच दे मेड अर्लियर। इस तरह से वर्ब के फॉर्म के द्वारा, वर्ब के फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं। हैबिट आता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन के सेंस आ रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्टनेस ऑफ एक्शन आ रहा है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट इवेंट अगर है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया और इसको काफी ये इजी गोइंग तरीके से इसको आपने एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी के साथ में आज का ये वीडियो, आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है। और यदि मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो आप लोगों को तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।